free home.
Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Shabir Bhatti from Stars Academy Lahore, Johor Town campus. Students, हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स और हम बात करेंगे यूनिट 1 की, विच इज मोशन एंड फोर्स। आपके पूरे एमडी कैट के सिलेबस में एफएससी की बुक को 13 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। 5 यूनिट्स पार्ट 1 के हैं, जबकि 8 यूनिट्स आर फ्रॉम पार्ट 2। हमने डील करना होता है पार्ट में से मोशन एंड फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, रोटेशनल एंड और इसके साथ साथ थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1, मोशन एंड फोर्स। अगर जनरली बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हम फर्स्ट यूनिट में से 4 to 5 एमसीक्यूज को जनरली पिक करता है 54 एमसीक्यूज में से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर तो हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ड विच इज मोशन। अगर आपसे पूछा जाए कि मोशन क्या है, तो लाजमी सी बात है आप बहुत इजीली बताएंगे कि सर ऐसी स्टेट जिसपे बॉडी की पोजीशन इन्वायरमेंट और टाइम के लिहाज से एक जगह पर सेम ना रहे, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तो अगर तो एक बॉडी मोशन में है तो फिर लाजमन सी बात है कि वो दो पैरामीटर्स को डिस्कस कर रही होगी। एक, अपने इनिशियल पॉइंट से मूव करने के बाद उस बॉडी का डिस्टेंस भी काउंट हो रहा होगा, जबकि इसी के साथ साथ अपने इनिशियल पॉइंट से मूव कर जाने के बाद फोकस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी होगा। स्टूडेंट्स, अब हम कवर करेंगे इन दो पैरामीटर्स को और हम इन्हें करेंगे आपस में कंपेयर। तो नोट कीजिएगा, जैसे हम आमतौर पर पढ़ते हैं अपने एफएससी के दौरान भी, कि अगर तो डिस्टेंस की बात की जाए तो वो तो सिंपल ये है कि अगर बॉडी एक पॉइंट से किसी भी और पॉइंट तक जाए तो ए से बी तक मूव करने के लिए वो जोन सा भी पाथ चूज करेगी, वट एवर द पाथ बॉडी चूजेस, जोन सा भी चूज करेगी उसकी है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो हम बहुत सिंपल वे में कह सकते हैं, अगर एक बॉडी मोशन में है सो लेंथ ऑफ पाथ जिस पे बॉडी ट्रैवल कर रही है हम उसको डिस्टेंस क्या देते हैं। और अगर डिस्टेंस की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हम इसको सिंबॉलिकली शो करते हैं एस से, और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगर मैं यहीं पर बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो नोट कीजिएगा ए से बी तक जाने के लिए बॉडी के पास बहुत ज्यादा वैल्यूज या फिर पाथ्स पॉसिबल हैं। इन सारों में से ना एक ऐसा पाथ होगा जो सबसे छोटा होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो इरेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, इस इरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट क्या देते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट इरेक्ट पाथ के तमाम डिस्टेंसेस में से जो सबसे छोटा इरेक्ट पाथ है, या फिर हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब बड़ी सिंपल सी जरा बात नोट कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट भी ना असल में डिस्टेंस ही होता है, लेकिन उन तमाम वैल्यूज में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस है, जो एक इरेक्ट पाथ की वजह से हासिल हो, हम उसको डिस्प्लेसमेंट क्या देते हैं। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली, तो डिस्प्लेसमेंट को सिंबॉलिकली स्टूडेंट्स हम शो करते हैं डी से, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तभी डी के ऊपर एरो हेड भी आ जाता है। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो लाजमन सी बात है फिर इसकी डायरेक्शन भी होगी। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन स्टूडेंट्स वही होती है जिस तरफ को बॉडी मूव कर रही होती है। सो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अलोंग मोशन, ये मोशन की तरफ ही होती है। अगर मैं फर्दर इनमें फर्क करना चाहूं स्टूडेंट्स, तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जाने के
इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस पॉसिबल हैं। अगर एक पॉइंट से किसी और पॉइंट तक जाना पड़े देन इनफाइनाइट वैल्यूज आर पॉसिबल। हमने 3 यहाँ पे ड्रॉ किए स्टूडेंट्स, हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी डिस्टेंस है। हम यहाँ से भी ऐसे घुमा के लेके आ सकते हैं, ये भी डिस्टेंस है। इसी तरह से लातादाद वैल्यूज और भी तो हो सकती हैं, लेकिन इन लातादाद वैल्यूज में से एक शॉर्टेस्ट वैल्यू क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। इट मींस कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक सिंगुलर वैल्यू होती है। दो पॉइंट्स के दरमियान में इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक डायरेक्ट पाथ सिर्फ एक ही हो सकता है। ये बात हम जहन में रखेंगे। अच्छा, अगर तो मैंने यहाँ पे कहा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर इसी डिस्प्लेसमेंट को मुझे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर शो करना पड़ा, फिर हम कैसे करेंगे? जरा नोट कीजिएगा। इस केस में हम फर्ज कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक लोकेशन एक ग्राफ की फॉर्म में आ गया, पॉइंट सिस्टम। ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। हम लोगों ने पढ़ा होता है कि अगर तो किसी भी पॉइंट की लोकेशन को ओरिजिन के लिहाज से समझाया जाए तो हम उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इट मींस अगर मैं यहां पर वेक्टर ड्रॉ करूंगा ना ओरिजिन के लिहाज से स्टूडेंट्स, तो हम इसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फिर इसीलिए हम इसको आर ए बी कह सकते हैं। अगर मैं बी पॉइंट को ओरिजिन के लिहाज से रिप्रेजेंट करूं तो ऐसा वेक्टर आएगा स्टूडेंट्स, और हम इसको आर बी की फॉर्म में भी कह सकते हैं। अब देखें, बॉडी मूव कहां से कर रही है? बॉडी तो मूव कर रही है ए से बी की तरफ। बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो बॉडी की तो मोशन इस तरह से है, और बॉडी की मोशन के अलोंग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अब क्या आपको अपने एफएससी कुछ हद तक याद है? याद है वहां पे हमने पढ़ा था कि हेड टू टेल रूल में जिन वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रख देते हैं। तो यहां जरा आप खुद देखें किसकी टेल किसके हेड पर है। क्या हम देख नहीं रहे कि डी की टेल आर ए के हेड पर है? मतलब डी और आर ए आपस में ऐड हो रहे हैं। हमने वहां ये भी पढ़ा था कि तमाम वेक्टर्स को ऐड करने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले वेक्टर की टेल से लेके लास्ट के हेड तक, जो शो करता है रिजल्टेंट वेक्टर को। अब देखें, पहले वेक्टर की टेल से लेके लास्ट के हेड तक हमें क्या मिल रहा है? आर बी। यानी इस वेक्टर डायग्राम के अंदर डी की टेल आर ए के हेड पर है, यानी डी और आर ए तो आपस में ऐड हो रहे हैं, और इनके ऐड होने पर जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज आर बी। तो हम ये बात यूं कह सकते हैं कि डी प्लस आर ए गिव्स अस आर बी रिजल्टेंट। अगर यहां पर देखें तो आर ए ऐड हो रहा है स्टूडेंट, यही आर ए वहां पर जाके माइनस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डी इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। तो यहां से आप एक बहुत सिंपल सी बात कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। अगर देखा जाए तो वेक्टोरियल फॉर्म के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस होता है, आर बी माइनस आर ए। डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। तो हमने डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी पढ़ा, इन टर्म्स ऑफ पाथ भी पढ़ा कि ये हमेशा इरेक्ट होता है, और हमने इसको इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर भी डिस्कस कर लिया। अब जरा फर्दर देखें, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये बात पढ़ी होती है कि जो डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट
पॉजिटिव भी हो सकता है, एक मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट मूविंग बॉडी का ही नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि नोट कीजिएगा, अगर तो एक पर्सन अपने इनिशियल पॉइंट से अवे मूव कर रहा हो तो अवे जाने वाला सारा डिस्टेंस हम पॉजिटिव काउंट करते हैं, और अगर वही दोबारा आने लग जाए बॉडी के इनिशियल पॉइंट की तरफ तो वापस आने वाला सारा डिस्टेंस स्टूडेंट्स नेगेटिव काउंट होता है। लेकिन अगर जब वो दोबारा इनिशियल पर आ जाएगा तो हम कहते हैं कि मोशन तो की, लेकिन जहां से शुरू हुआ वहीं पर दोबारा एंड भी तो हो गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज 0। हमारे पास स्टूडेंट्स ये जनरल चीजें थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मुतालिक। अच्छा, अब ना हम फर्दर बात करते हैं कि हम इनको पाथ की टर्म्स में कैसे देख सकते हैं। जैसे कि फर्ज कर लीजिए कि जो बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो लीनियरली मूव कर रहा है, लीनियर पाथ तय कर रहा है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए, जबकि दिस पॉइंट इज बी, और बॉडी ने बिल्कुल स्ट्रेट मूव किया है ए से बी की तरफ, तो ये डिस्टेंस है। अगर कहा जाए कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इरेक्ट पाथ, तो मुझे इस केस में यही क्या मिलेगा, मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिएगा कि इन केस ऑफ लीनियर पाथ, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही हो तो जो वैल्यू डिस्टेंस की होती है उतनी ही मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की भी होती है, अगर तो पाथ लीनियर है। यही रीजन है किताब में कई जगह पर लीनियर पाथ वाली बातों में वो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट भी कह रहा होता है। अच्छा, अगर तो हम बात करें सर्कुलर की, या फिर इससे बहुत बेहतर है कि सर्कुलर की जगह पे हम बात करें कर्व्ड पाथ की। कर्व्ड अगर पाथ की बात की जाए तो जरा नोट कीजिएगा, हमारे पास फिर से वही 2 पॉइंट आ गए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आ गया ए और एक पॉइंट आ गया बी। अब इस केस में बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कवर किया है ऐसे कर्व्ड, ये डिस्टेंस है। पर अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करना है तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इरेक्ट पाथ स्टूडेंट्स, तो वो हमें कुछ ऐसा गेन होगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस इज कर्व्ड। हमें नजर आ रहा है ऐसे केसेस में जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा बड़ी होती है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ। तो आप बताइए, क्या कोई ऐसा केस भी है जहां पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से छोटा भी हो जाए? देखें ना, आपको 2 केस तो मैंने बता दिए। मैंने कहा भाई एक केस तो ऐसा है जहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं, एक केस ऐसा है जहां पे डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाती है। अब आप मुझे बताएं, क्या कोई ऐसा केस पॉसिबल है जहां डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाए और डिस्टेंस छोटा हो जाए? तो ये बात स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा डिस्टेंस मौजूद हो जो डिस्प्लेसमेंट से भी छोटा हो। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? सबसे छोटा ही तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा छोटा कोई और पाथ होना मुमकिन ही नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स समझ इजीली आ गए होंगे। अब ना हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ ताकि डिस्कस कर सकें कि हमने इन बातों को क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट किस तरह से करना है। तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज कि if a body moves from, अगर एक बॉडी
मूव कर जाती है, मूव कर जाती है कहां से कहां तक? मूव फ्रॉम 3i प्लस 4j से मूव करना शुरू किया टू 9i प्लस 12j, इस पॉइंट तक। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी? हमें यहां पर ऑप्शंस गिवन है। अल्फा ऑप्शन इज 3 मीटर, बीटा ऑप्शन इज 7 मीटर, चार्ली ऑप्शन इज 10 मीटर, जबकि डेल्टा ऑप्शन इज 13 मीटर। अब देखें, ऐसे क्वेश्चन में हमें दो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है एक्चुअली। दिस 3i प्लस 4j, दिस इज एक्चुअली आर ए, या फिर हम इसको R1 भी कह सकते हैं। जबकि 9i प्लस 12j, दिस इज एक्चुअली आर बी, या फिर हम इसको R2 भी तो कह सकते हैं। और हम ये बात जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट असल में आर बी माइनस आर ए होता है, या फिर R2 माइनस R1 होता है। डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। अगर यहां से फर्दर देखा जाए, आर बी ये तो सेम आ जाएगा, 9i प्लस 12j माइनस, अब यहां ब्रैकेट में आएगा आर ए, हम उसे कह देंगे 3i प्लस 4j। जरा नोट कीजिएगा, 9i माइनस 3i कितना आ जाएगा? 6i। 12j माइनस 4j क्या आ जाएगा? 8j। हमें ये मिल गई वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, हमने क्या निकालना है? हमारी रिक्वायरमेंट है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम यहाँ पे सिंपल लगाएंगे फॉर्मूला, विच विल बी d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इधर आ जाएगा d इज इक्वल टू स्टूडेंट्स अंडर रूट, वैल्यू ऑफ x क्या है? 6 का स्क्वायर, वैल्यू ऑफ y क्या है? 8 का स्क्वायर। अब नोट कीजिएगा, आप जानते हैं स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। जैसे ही आप सम करेंगे, इट विल गिव अस 100, एंड अंडर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू किसके होता है? 10 के। सो आंसर इज 10 मीटर। जी 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 बेटा, दिस विल बी 10 मीटर्स। सो चार्ली विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। मतलब हमें वेक्टर्स की फॉर्म में पूछ सकता है और हम वहां से भी आंसर निकाल सकते हैं, पहली बात। अच्छा, एक की इंपॉर्टेंट बात, सर आपने इसी तरीके से क्यों सॉल्व किया? आपने इनको आपस में ऐड क्यों नहीं कर लिया? सर इन्हें हमने माइनस क्यों नहीं किया? तो बेटा, हमारे पास वेक्टर्स की वजह से रिजल्टेंट के कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि एक जनरल सी बात नोट कीजिएगा, जब भी हमने वेक्टर रिजल्टेंट की बेटा बात करनी होगी ना, तो वहां पर फॉर्म आएगी हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बेटा जी, ये है वेक्टर रिजल्टेंट का जनरल फार्मूला। अब आपके पास केसेस कौन कौन से पॉसिबल है? हमारे पास पहला केस तो ये है जहां पे दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों। सेकंड केस ऐसा भी है जहां पर दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हों। और बेटा, ऐसा भी तो केस मौजूद है when where two vectors are perpendicular to each other। अब इसमें जरा नोट कीजिएगा, the angle in first case is 0 डिग्री। जरा यहाँ पे 0 पुट करें। cos 0 भला क्या होता है? 1। फॉर्मूला क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, which gives us a प्लस b का होल स्क्वायर।
अंडर रूट में आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर कट गया हमारे पास, तो r क्या बच जाता है बेटा, r आता है a प्लस बी। इसीलिए आपको बताया जाता है कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो उनको सिंपली ऐड कर लिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, cos 180 इज -1, तो बेटा यहां पर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर काट गया रूट के साथ बेटा, तो जो r था वो आ गया a माइनस बी। तभी हमें सिंपल ही कहा जाता है कि जहां पर आपस में दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो उनको सिंपल माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब जहां पर एंगल 90 हो, स्टूडेंट्स इस केस में हम पुट करेंगे 90 एंड cos 90 बिकम्स 0, ये तो सारा पार्ट 0 हो जाएगा, तो बाकी फिर क्या बचेगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। जरा अब नोट कीजिएगा, क्या ये फार्मूला कुछ ऐसा नहीं बन गया, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कब अप्लाई होता है, जब एंगल 90 होता है। फिर हमने इसको यहां अप्लाई क्यों किया सर, क्योंकि बेटा आई और जे में एक्स और वाई एक्सिस में जरा आप बताएं कितना एंगल होता है 90, इसीलिए हमने डिस्प्लेसमेंट को हमेशा इस फॉर्म से निकालना होता है। अब अगर मैं इसको आगे फर्दर नोट करूं बेटा, तो हमें क्वेश्चंस सर्कुलर फॉर्म में भी आ सकते हैं, जैसे वो हमसे कह सकता है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देन आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, रेशो क्या होगी, जबकि बेटा साथ में दे दी गई ऑप्शंस, ऑप्शंस हैं 2 पाई अल्फा, बीटा ऑप्शन इज पाई, चार्ली ऑप्शन इज 0, जबकि डेल्टा ऑप्शन इज इनफिनिटी। तो बताएं जरा ऑप्शन क्या होगी। हमने बेटा बात की है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होता है वो तो होता है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, लेकिन जहां से बॉडी शुरू हुई जब वहीं पर स्टॉप कर जाएगी सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी, वो क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। अब इसकी रेशो लेनी है आपने, तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं ना, समथिंग बाय 0, किसी भी चीज को डिवाइड 0 से करेंगे तो हमेशा आंसर बता क्या आएगा, इनफिनिटी आएगा। इसीलिए इन तमाम ऑप्शंस में से डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। सर क्या मैं ऐसी पूछेगा हमेशा, क्या मेरे को डिफरेंट फॉर्म नहीं पूछ सकता, तो मैं डिफरेंट फॉर्म बिल्कुल पूछ सकता है। जैसे कि जरा नोट कीजिएगा, हमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स सर्कुलर वे में इस तर्ज में भी आ सकता है। हम ना डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सर्कल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहां पर पढ़ा कि ये हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा, बेटा ये आ गया सर्कल, हमने इसमें बात कर ली डिफरेंट पॉइंट्स की, हमारे पास एक आ गया ये डायमीटर, जबकि इसी के साथ साथ एक आ गया ये डायमीटर, बेटा एक पॉइंट ये, इसको ए पॉइंट कह दिया, एक पॉइंट ये, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, जबकि बेटा जी दिस पॉइंट इज डी। अब हम इसके लिहाज से बेटा पाथ चूज कर लेते हैं और फिर वहां पर हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और इवन के इनकी रेशोज को भी हम बात कर लेंगे, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की और इवन के इनकी रेशोज की भी। ना नोट कीजिएगा बेटा, हम ना इसमें बात करेंगे कि पाथ कौन कौन सा पॉसिबल है, जरा खुद सोचें, एक पाथ कौन सा हो सकता है, ए से बी,
हम बॉडी को ए से बी लेके जाना चाह रहे हैं। सेकंड पाथ विल बी ए से बी नहीं बल्कि ए से सी तक हमने सेमी सर्कल तय करवा दिया, ए से सी। थर्ड पाथ विल बी ए से सी भी नहीं, हम और आगे चले गए, ए से डी, ए से डी में देखते हैं बेटा, फिर ए से डी भी नहीं, आगे कंप्लीट सर्कल तय कर लिया। तो बेटा जी ये बन गया ए से ए तक। अब जरा नोट कीजिएगा, अगर ए से बी की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या है, और बेटा फिर इनकी आपस में रेशो क्या है, वो सारी बात करेंगे हम। ए से अगर बी को देखें ना तो दिस इज 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस। अगर मैं इसको वैसे आम अंदाज में देखूं तो ये आ जाएगा 2πr/4, तो ये आ जाएगा πr/2। तो बेटा हम ना वैसे तो इसको इन टर्म्स में बी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अगर यहां से देखा जाए तो ये तो सिर्फ इन 4 पॉइंट्स के लिए आसानी होगी। जैसे अगर हम ए से सी जाएं, हमने कहा सेमी सर्कल तय हो रहा है तो ये 2πr का हाफ हो जाएगा, तो हमने कह दिया 2πr/2, तो ये आ गया πr, यहां पर सिंपल आ जाएगा πr। सवाल पैदा होता है सर अगर हमें ऐसे ना कहे, वो हमें कह दे कि हमने 60 डिग्री तय किया है, सर आप कैसे करेंगे, 60 तक तो हम लोगों ने उनको डिस्कस ही नहीं किया पॉइंट्स को। तो बेटा आप ना एक शॉर्टकट लिखें प्लीज, कि अगर जब भी डिस्टेंस निकालना हो, चाहे पॉइंट्स ये वाले हों चाहे ना हो, तो आप पुट करेंगे 2πr/360 इंटू थीटा। जबकि बेटा यहां पर जो ये थीटा है ना, दिस इज एक्चुअल एंगल, ये वो एंगल है जो असल में कवर हुआ होगा। जैसे इन्हीं दो वैल्यूज को ना हम अब इससे भी देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता। ए से बी बेटा जी कवर हो गया 90 डिग्री, यहां पुट करें 90, जब 90 पुट करेंगे आप तो 94 होता है 360, ये फिर आ गया 2πr/4, आंसर आ गया πr/2। ऐसे यहां पे देखें, हमने कहा ए से सी एंगल कवर किया 180, वहां पुट करते हैं S इज इक्वल टू 2πr/360 इंटू 180, ये कट गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 कट गया इससे, तो क्या बच गया सिर्फ πr, ये लिखा हुआ है πr। अब उसने कहा कि ए से डी बेटा दिस इज 90 प्लस 90 प्लस 90 इज 270 डिग्री, जितना एंगल हम कवर करेंगे वो ही लिखेंगे, यहां पर आ गया 270 डिग्री, तो हमने कह दिया S इज इक्वल टू 2πr/360 इंटू 270, जीरो काट गया जीरो से, डिविजिबल है दोनों किस पर, 9 पर, ये 3 आ जाता है, ये 4 आ जाता है, जबकि ये आ गया 2, तो ये बन जाएगा 3πr/2। सर अगर हम यहां से ना करना हो, अगर हम यहीं से देखें तो बेटा ए से डी बन जाता है 3/4 ऑफ सर्कमफेरेंस, 4 में से 3 हिस्से आपने कवर किए हैं ना, सो 3/4 ऑफ 2πr कर लें, 3/4 ऑफ 2πr बेटा वो सेम आएगा 3πr/2। ए से ए का मतलब ये है कि आपने तो मुकम्मल सर्कमफेरेंस ही तय कर लिया ना, तो वो सिंपल आ जाएगा 2πr बेटा। अब करते हैं बाहर डिस्प्लेसमेंट की। हम लोगों ने पढ़ा कर डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट इरेक्ट पाथ, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होना चाहिए। ए से बी गए थे तो बेटा ए से बी तो इरेक्ट पाथ ऐसा बन जाएगा, हमारे पास ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अगर तो मैं इसकी बेस फॉर्म की बात करूं कि कैसे निकलता है, तो बड़ा नोट कीजिएगा, इस पॉइंट से लेके यहां तक ये आर होता है, यहां से लेके ऊपर तक बेटा आर होता है, ये एक आगे ट्रायंगुलर फॉर्म जिसकी बेस भी आर है, वर्टिकल भी आर है, भला आपने क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। हम सिंपल लगा सकते हैं हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट
बेस स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। पर इसके अलावा बेटा हमारे पास एक शॉर्टकट भी अवेलेबल है, d इज इक्वल टू r, बेटा इधर आ जाएगा अंडर रूट 2 × 1 - cos ऑफ थीटा। लेकिन बेटा एंगल इंपॉर्टेंट है, फर्क ये है दिस थीटा इज एक्चुअली शॉर्टेस्ट एंगल, ये शॉर्टेस्ट एंगल है। बेटा कोई बच्चा जो बोल रहा है, बेटा मेरे से बात कर रहे हैं आप? बेटा काइंडली आप ना मैसेज कर दें जो आप अभी कह रहे हैं। ये क्या कह रही है बेटी?